Hello students. So today here we are going to start our first chapter of business studies whose name is nature and purpose of business. इसका मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि किस तरीके से और क्यों बिजनेस को किया जाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इट मीन्स कि हम इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और किन किन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ओके, तो मैं फर्स्टली इन्हें रीड कर लेती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब व्यापार पिछले वक्त में, मतलब हिस्ट्री में किस तरीके से किया जाता था वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन, किस चीज़ का, मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस तरीके की होती हैं, उनके मीनिंग्स एंड टाइप्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बताना है किन किन चीज़ों में, बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक में नहीं आती वो एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। उन्हें और डिस्क्राइब किया गया है, उसके मीनिंग्स और टाइप्स भी दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव किन किन तरीकों में, इकोनॉमिक में, सोशल में या इंडिविजुअल में, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री और कॉमर्स, कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, इंडस्ट्री के बेसिस पे और कॉमर्स के बेसिस पे। क्लियर। नेक्स्ट है इंडस्ट्री क्या होती है, उसके मीनिंग्स एंड टाइप्स बताए गए हैं। उसके बाद कॉमर्स क्या होता है, उसके ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब हेल्प किस तरीके से, सहायक जिसे हम बोलते हैं, कि किस तरीके से कौन सी सहायतों के साथ हम कॉमर्स और ट्रेड को, व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. Section first deal with the history of trade and commerce in ancient India. Section second deals with the concept, nature and purpose of business. इस चैप्टर में ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट, जिस हिस्से में हम पढ़ेंगे डील विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, पिछले वक्त में किस तरीके से व्यापार किया जाता था उसके बारे में। और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्पस कैसे होते थे, किन किन तरीक़ों से, क्या वजह होती थी बिजनेस को करने की और उसे आगे बढ़ाने की। क्लियर है इतना। तो फर्स्टली हम सेक्शन फर्स्ट पे जाएंगे। और एज वी ऑल नो, हम लाइन टू लाइन तो इतना डिस्क्राइब अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर भले ही आपके कम हो, बट क्वांटिटी ऑफ कंटेंट ज़्यादा होता है बड़ी क्लासेस में, तो लाइन टू लाइन तो चलना पॉसिबल नहीं होगा। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे, जो पैराग्राफ समझ रहे हैं उसे पहले रीड करके उसके बाद ही मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगी। ओके। तो फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडिया हैज़ हिमालय इन द नॉर्थ, bordered by water in south. India got connected to adjoining foreign countries through the network of roads leading to Silk Route. मीन्स इंडिया जो है वो नॉर्थ की साइड हिमालय से बना हुआ है और साउथ की साइड वाटर बॉडीज से बॉर्डर्ड किया हुआ है, और यही वो रास्ते हैं जिनसे हम फॉरेन कंट्रीज से कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब रोड के थ्रू हम, हमारी जो बॉर्डर्स हैं इंडिया की, वो बाहर फॉरेन कंट्रीज से कनेक्टेड है, और वही रोड्स हमें हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री तक जाने में हेल्प करते हैं। क्लियर। ये रास्ता, नॉर्थ और साउथ का रास्ता जो है वो सिल्क रूट है, मतलब सीधा रास्ता बना हुआ है लैंड के थ्रू जाने का। नेक्स्ट है द
maritime routes linked to east and west by sea and were used for trade of species known as space route. जो ईस्ट और वेस्ट का हिस्सा है वो सीज से बना हुआ है, मतलब ओशंस, समुद्र से, इसीलिए इन रास्तों से हम स्पीसीज के थ्रू जाते हैं, मतलब शिप्स समुद्री यात्रा करके अपने कंट्री से फॉरेन कंट्रीज तक जाना आना होता है. क्लियर? The progress of domestic and international trade in ancient India developed due to flow of wealth through these routes. Many trade centers and industrial belt also started. इसी सारी प्रोसेस को करते हुए ही हमने इंटरनेशनल ट्रेड चालू किया था और इसमें हमें और डेवलपमेंट मिली थी, क्योंकि बहुत ज़रूरी था अपने कंट्री से दूसरी कंट्री से आदान प्रदान करना, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि हमारी कंट्री भी डेवलप्ड हो सके. और इसी टाइम पे बहुत सारे सेंटर्स और इंडस्ट्रियल बेल्ट्स को स्टार्ट किया था. क्लियर? नेक्स्ट है, archaeological evidence has shown that the trade and commerce was the base of economy of ancient India. आर्कियोलॉजिकल्स मतलब जो रिसर्चर होते हैं उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये एविडेंस निकाला था जिसे हम क्लू बोलते हैं, कि ट्रेड और कॉमर्स ही करने के टाइम, जब ट्रेड और कॉमर्स करने के बाद ही हमारी जो इकोनॉमी थी हमारे इंडिया की वो स्ट्रॉन्ग हुई थी. क्लियर? द ट्रेड वॉज मेनली कैरिड आउट ऑफ वाटर एंड लैंड. और व्यापार करने के, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ व्यापार करने के दो ही रास्ते थे, या तो वाटर के थ्रू या फिर लैंड के थ्रू. द सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैज़ एस्टेब्लिश्ड कमर्शियल कनेक्शंस with Mesopotamia and traded in gold, silver, copper, colored gemstone, etc. ये कुछ सिविलाइजेशन थे हड़प्पा और मोहनजोदारो, मतलब कुछ एशियन टाइम में अगर आपने ये चीज़ सुनी होगी तो ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ की जाती थी कि हमें ये ज़मीन चाहिए, हमें ज़मीन का इतना हिस्सा चाहिए. तो वो जो चीज़ें थी वो की गई थी उस टाइम पे, तब जाके हमें ज़मीनों के हिस्से मिले थे जहाँ से हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड गेमस्टोन जैसी चीज़ें हमने खोजी थी और हमें वो चीज़ें मिली थी. क्लियर है इतना? द पीरियड वॉज मार्क्ड बाय सब्सटेंशियल कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड अर्बन डेवलपमेंट. और उस वक्त को इस बात के लिए मार्क्ड किया गया था कि ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, मतलब सबके भले के लिए हो रही एक्टिविटीज़ हैं, एंड अर्बन डेवलपमेंट है, मतलब जो पिछली जाति के लोग होते हैं, जो काम नहीं करते, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनका इन चीज़ों में डेवलपमेंट होता था, क्योंकि काम जब हमें मिलता था तो काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं वो काम करते थे और उन्हें डेवलपमेंट मिलती थी. क्लियर? There were some trade regulation, different type of coins and weighing practices. Later on, some common acceptable weights and measures were developed. ये सारी चीज़ों के बाद कुछ ट्रेड रेगुलेशंस निकाले गए, मतलब काम करने के रेगुलेशन, तरीके, तौर तरीके. अलग अलग तरीके के कॉइन्स होते थे, क्योंकि हम फॉरेन कंट्रीज से कर रहे हैं तो सबकी करेंसीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ कॉमन चीज़ें निकाली गई जो सबके लिए एक जैसी थी और सबको उन्हें फॉलो करना था. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. इंडिजीनियस का मतलब होता है मूल निवासी, मतलब हमारी कंट्री के में रहने वाले लोगों के लिए ही बैंकिंग सिस्टम बनाया गया था. उसके क्या प्रोसेस थी और क्या करना था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. विद द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ फॉलोइंग डेवलपमेंट टुक प्लेस. इकोनॉमिक लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के किया गया था. वो कौन कौन सी थी, ध्यान में रखा गया था. फर्स्ट है मेटल कॉइन्स बिकम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हमारी कंट्री में कॉइन्स, मेटल कॉइन्स पहले जो चलते थे तो वो कॉमन मीडियम निकाला गया था, मतलब जो भी एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज होगा वो सब इसी करेंसी, इसी मनी के साथ होगा. क्लियर? सेकेंड है डॉक्यूमेंट सच एज
हुंडीज एंड चिट्ठी वर यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रिटर्न फॉर्म हम बोलते हैं, आज के टाइम पे हम जिन्हें बिल्स बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी थे। अगर कुछ ख़रीदना है तो भी आपको रिटर्न में होना ज़रूरी है उस चीज़ का, और अगर आप कुछ बेच भी रहे हो तो भी उसका रिटर्न फॉर्म होना ज़रूरी है। क्लियर। थर्ड, हुंडीज बिकम वेरी पॉपुलर। हुंडीज इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट विच, हुंडीज एक लिखा जोखा रिटर्न फॉर्म, एक पेज होता है, एक चिट्ठी होती है जिसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब की होती है, और वो चीज़ें कौन कौन सी होती है यहाँ पर दी गई हैं। फर्स्ट है वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी, इट इंडिकेट्स एन अनकंडीशनल प्रोमिस। वारंटी दी जाती है मनी की कि आपको इस वक्त तक ये पैसा चुकाना है, और इसमें कोई अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं होता है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा बना के कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। जो चीज़ें जितनी है उतनी ही लिखी जाती हैं। क्लियर। सेकंड, कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू वैलिड नेगोटिएशन। ये चीज़ मूल भाव करके, नेगोटिएशन का मतलब होता है मूल भाव, आपस में मूल भाव करके डिस्कस करके ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती हैं। थर्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडीज आर यूज्ड बाय इंडियन मर्चेंट वर्क। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज हैं और जिनका क्लासिफिकेशन और फंक्शन बताया गया है। ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, दिस प्लेड अ स्पेशल रोल। अब इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ। फर्स्ट, people began to deposit precious metals with lending institution acting as banker or सेट्स। लोगों ने क्या किया, बैंक मिली उन्हें तो उन्होंने अपने चीज़ों को डिपॉजिट करना चालू कर दिया। कुछ मेटल्स, कुछ पैसे जो भी थे उनके पास, किन के थ्रू, उन्होंने बैंकर्स के थ्रू या फिर सेठ के थ्रू। सेठ आपको पता है क्या होता है, जो शॉप्स पे बैठे रहते हैं बड़े सेठ, जो चीज़ों का लेन देन करवाते हैं। छोटे लोग लेवल पे जो लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो वो उनकी मदद लेते हैं ताकि वो उनका जो काम है वो आगे पहुंचा सके। तो एक बैंकर और एक सेठ यही काम करता था। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है दिस बैंकर एंड सेट्स बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग मनी फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। और ये बैंकर्स और सेठ लोग जो थे, यही एक इंस्ट्रूमेंट बन चुके थे मनी को सप्लाई करने, इधर से उधर भेजने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड, इंडिजिनियस बैंक प्लेड अ स्पेशल रोल इन लीडिंग मनी एंड फाइनेंस डोमेस्टिक ट्रेड। और ऐसे ही कर इंडिजिनियस बैंक जो है वो स्पेशल रोल प्ले करने लग गई थी, और बहुत सारी चीज़ें, घरेलू चीज़ें हो गई या फिर हमारी कंट्री के अंदर होने वाले ट्रेड्स, इन सब में डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो गया था। क्लियर। पॉइंट नंबर 5, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो हेल्प टू जनरेट सरप्लस एंड सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा काम था जिसने एक बड़ा रोल प्ले किया था हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए, मतलब और आगे तक पहुंचाने के लिए। सरप्लस का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा चीज़ें। ओके, तो इनके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन पीपल ऑफ इंडिया वर एबल टू रेज 2 or 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत नॉर्मल है। हमें समर्स भी देखने को मिलते हैं, हमें विंटर्स भी, हमें मानसून भी, और हमें ऑटम भी, स्प्रिंग भी। तो इसी वजह से बहुत सारे क्रॉप्स हम एक ही साल में उगा सकते हैं। क्लियर। तो एग्रीकल्चर तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। सेकेंड, इन एडिशन टू एग्रीकल्चर बाय रिसोर्टिंग, एग्रीकल्चर के सहारे कौन कौन सी चीज़ों को हमने बनाया और कौन कौन सी चीज़ें हमने प्रोड्यूस की ताकि हम बाहर उसे बेच सकें और उसमें से सरप्लस कमा सकें, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें। वो कौन कौन सी थी, वीविंग यानी बुनना, कॉटन, ओके, डाइंग फैब्रिक, कलरफुल फैब्रिक, कपड़े बनाना, कलरफुल चीज़ें, मेकिंग क्ले पॉट्स, मिट्टी से और क्ले से चीज़ें बनाना,
स्क्लप्टिंग का मतलब होता है हैंडमेड सामान, जो हाथों से बुनाई जिससे हम बोलते हैं वो करवाना। कॉटेज इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री। मसोरनी मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो सारी चीज़ें जैसे लकड़ी के कारखाने हम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें, कार्ट्स, बोट्स एक्सेट्रा, ये सारी लकड़ी से बनती हैं। दे वर एबल टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट, और इन्हीं सारी चीज़ों को से हमें बढ़ोतरी मिली और हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने का मौका मिला। क्लियर। 6 पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ कारखानाज और वर्कशॉप्स। मतलब कारखाना और वर्कशॉप्स, या कारखाना तो आपको पता है क्या होता है, जहाँ लकड़ी का काम किया जाता है। एंड वर्कशॉप्स मतलब वही चीज़ें जहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। क्लियर। ये क्या होती है, हेयर स्किल्ड आर्टिशियन वर्कड एंड कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। कारखाना एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बन जाते हैं। अब आपको पता है रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स कैसे और क्या होता है। रॉ मटेरियल मतलब लकड़ी, एंड फिनिश्ड गुड मतलब कोई उसमें से फर्नीचर बना के टेबल बना लिया, वो होता है फिनिश्ड गुड्स। क्लियर। फैमिली बेस्ड apprenticeships system was practiced so that their art and skill could be transferred to next generation। और ये सारी चीज़ें फैमिली के थ्रू भी आती है। हम बोलते हैं ना पीढ़ियों से आ रही एक प्रथा, जो एक काम होता है, हमारे दादाजी करते थे ये काम, वही काम पापा ने सीखा, देन वही काम हम करेंगे, एंड देन वही काम हमारे बाद आने वाले लोग करेंगे। तो ये काम, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनके, और ये चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों लोग बहुत सारा ऐसे काम करते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं, और वही आर्ट्स और वही स्किल्स वो अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने फर्स्ट इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। क्लियर है। आपको पिक्चर्स दी जाएंगी जिन्हें आपको रीड करना है। आपको रीडिंग रोज़ करनी पड़ेगी, एटलीस्ट जो पेज, जितने पेज आपको समझाए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं, उतनी रीडिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर है। क्योंकि अब आपको शायद ही कोई क्वेश्चन और आंसर्स के डिस्क्रिप्शन मिले, आपको खुद क्वेश्चन आपके बुक के पीछे होगा जिसके फ़ोटोज़ आपको भेजे जाएंगे, एंड आपको आंसर्स भी खुद से ही प्रिपेयर करने होंगे। तो चैप्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज शायद आप बुक एक्टिविटी भी ना कर पाओ। क्लियर। तो बहुत इजी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत डीपली दिया गया है, बट हम आगे अगर चलेंगे तो चीज़ें क्लियर और इजी होती जाएंगी। ओके।